हेलो फ्रेंड्स, सब लोग का स्वागत है। 7 नवंबर 2021 का बिजनेस लाइन की क्या बातें काम की एग्जाम की दृष्टि से वो देखने वाले हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडसइंड बैंक के अराउंड न्यूज़ है उसको देखते हैं। इंडसइंड जो बैंक है उसकी माइक्रो फाइनेंस सब्सिडियरी है जिसका नाम है BFIL, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म और कौन से बैंक की सब्सिडियरी है, क्योंकि अभी क्या हुआ रिसेंटली एक बेसिकली विस्टल ब्लोअर ने शिकायत करी थी रेगुलेटर और जो CEO है BFIL उनको, कि इसने जो लगभग 84,000 लोन जो है बिना कस्टमर की कंसेंट के दिए हैं, तो टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है उसके कारण। तो उसके अराउंड न्यूज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने बोला है इंडसइंड बैंक ने कि हमने RBI को बेसिकली और इंडसइंड बैंक CEO जो है सुमंत कथपालिया जिनको बताया है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट रिव्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट किया है। बैंक ने बोला कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्रेमवर्क है दोनों बैंक और सब्सिडियरी के अंदर ही। किसी ने बोला कि एवरग्रीनिंग जो ये लोग कर रहे हैं तो मिस गवर्नेंस और लैप्स ऑफ अकाउंटिंग नॉर्म्स, तो इन दोनों को चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट रिव्यू प्लान किया गया है। अगर बात करें तो BFIL हमारे रूरल क्रेडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल दिया गया है कि जो 82% जो BFIL सर्विस कस्टमर्स है रूरल और डीप रूरल इंडिया के अंदर ही है, यानी कि रूरल क्रेडिट जो मतलब डीप रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर बात करें तो BFIL के जो लोन्स होते हैं बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन के थ्रू ही जाते हैं। जो भी रिसेंट टेक्निकल ग्लिच हुआ मई के अंदर, उसके अंदर 84,000 के आसपास लोन्स बेसिकली मतलब टेक्निकल ग्लिच की वजह से गए हैं, वरना यूजुअल जो इनका जो प्रैक्टिस है वो बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन के थ्रू ही दिया जाता है। एवरग्रीनिंग देख लेना आप टर्म्स। बेसिकली एवरग्रीनिंग बेसिकली एक लोन देके फिर उसका इंटरेस्ट को देने के लिए दूसरा लेन देना, इस तरीके से मतलब एक चेन ऑफ लोन्स देना। उसके अलावा यहाँ पे अगली न्यूज़ पे चलते हैं अपन। EPFO के अराउंड न्यूज़ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक नेक्स्ट जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का मीटिंग होने वाला है, तो उसके अंदर क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो मिनिमम पेंशन को हाई करने की बात किया जा रही है कि अभी 1,000 रुपये उसको 6,000 3,000 मतलब ऐसा करो। और उसके अलावा जो 2021-22 के अंदर EPFO की क्या रेट रहने वाली है EPFO फंड्स के ऊपर, वो भी डिस्कशन के लिए आएगा। तो ये 2 चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है अभी फ़िलहाल जो एयर फेयर्स है काफ़ी कम हो गए। UK US घूमने वाले लोग जा सकते हैं, बहुत सस्ता हो गया। UK की फ़्लाइट अभी 50,000 के आसपास, US की भी सस्ती हो गई है। और यहाँ पे ये है हेथ्रो एयरपोर्ट है लंदन के अंदर, यहाँ पे फ़ोटो दी गई है। अपन चलते हैं फ्रंट पेज पे। बेसिकली हमारा जो न्यूज़ नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड न्यूज़ है। तो फिलहाल ये लोग चाह रहे हैं कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए क्लाइमेट चेंज से हमें निपटने के लिए जो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में जो टेक ट्रांसफ़र होगा उसके लिए हमको लिबरल नॉर्म्स करने चाहिए ट्रेड के लिए। तो बेसिकली उसके अराउंड न्यूज़ है। सबसे पहले तो WTO डायरेक्टर जनरल आपको पता रहना चाहिए, नगोंजी ओकोंजो-इवेला, है ना, नाइजीरिया की है, ये पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल है। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली WTO इसके अंदर इस COP जो 26 मीटिंग चल रहा है उसके अंदर ये ट्रेड के ऊपर क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज बेसिकली इनके ऊपर अब छोटे छोटे ब्रीफ्स दे रहे हैं। तो इनके बेसिकली जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ट्रेड उसको लिबरलाइज करने का भी ये लोग मतलब दिखाएंगे वहाँ पे। और उसके अलावा देखो बट इंडिया जो है ऐसा जो स्पेशल जो एनवायरमेंटल गुड्स है उनके ऊपर लोअरिंग द टैरिफ्स ऑन एनवायरमेंटल गुड्स इसके अपोजिट में है, क्योंकि यहाँ पे डुअल यूज इसका मतलब हो सकता है। बेसिकली मान लो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट के नाम पे भाई एनवायरमेंटल गुड्स ऐसा करके उसको इंपोर्ट किया जाएगा और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो भी थोड़ी इम्पैक्ट होगी। तो बेसिकली उस केस में नॉन एनवायरमेंट एंड यूज जो होगा उन गुड्स का नॉन एनवायरमेंटल होगा, तो उससे जो हमारा बेसिकली नुकसान होगा उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और इसलिए मतलब इसमें इंडिया थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहा है। इसके अंदर एक्स्ट्रा केयर और प्रिकॉशन लेके इसको मूव को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। साथ में अगर WTO की बात करती है ये तर्ज दे रहे हैं कि हम लोग अगर ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का जो एक्सेस फैसिलिटेट हो पाएगा। उसके अलावा हम लोग इनको अडोप्ट कर पाएंगे ताकि जो हमारा एक मोर सस्टेनेबल इकोनॉमी मॉडल की तरफ जो ट्रांजिशन है वो जल्दी हो पाएगा। बेसिकली क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हम काफ़ी हद तक क्विकली मतलब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे वही दिया गया बेसिकली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ये सब है। सी लेवल राइज, ये जो ड्रॉट एक्सट्रीम वेदर से इन सब से निपटने के लिए हमें मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन वही इंडिया ने पॉसिबल ड्यूल यूज़ के अराउंड बातें करी गई है। तो ये है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगले ये फ्रंट पेज की 3-4 न्यूज़ काम की थी वो दिखा। उसके अलावा फॉर्म 26AS के अराउंड यहाँ पे चर्चा है, देख लेना आप। यहाँ पे फॉर्म जो 26AS है बेसिकली स्टार्टिंग में एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट टाइप से मतलब था,
जिसके अंदर टैक्स डिडक्शन TDS और TCS की डिटेल्स होती थी, लेकिन फ़िलहाल इसको बेसिकली 2020 के बजट से मोर कॉम्प्रहेंसिव बना दिया। इसके अंदर टैक्स पेयर्स टैक्स प्रोफाइल के बारे में जानकारी रहती है, तो ये सब आप याद रख लेना। यहाँ बात करें तो HDFC लाइफ एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली HDFC लाइफ संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, जिसके तहत दोस्तों बेसिकली इस प्लान के अंदर देखो मतलब फिक्स फाइनेंशियल गोल्स है और लाइफ कवर भी देता है। तो ये छोटा सा स्मॉल न्यूज़ था। उसके अलावा यस ने यस फैमिली सर्विसेज लॉन्च की है, जो कि एज ए ग्रुप मतलब एक टुगेदर एज ए फैमिली ही आपको वो सर्विस मिलेगी। आप अकेले लोगे तो वो नहीं, एज ए फैमिली ही आपको ये सर्विसेज यस फैमिली सर्विसेज अवेलेबल रहेगी। अभी अपन आ चुके लास्ट पेज पे, संडे को ज़्यादा इसी बीच को देख लेना। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स के अराउंड न्यूज़ है, इसके अंदर ऐसे ही डिटेल में दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आप गूगल से रेफ़र कर लेना। उसके बाद में हम लोग अगर देखते हैं तो वापस से यही यहाँ पे आया है, वही EPFO के अराउंड बात करी गई है। तो फिलहाल जो है EPFO की जो फंड है बेसिकली फ़िलहाल 8.5% इसकी रेट है। EPFO का जो मनी है तो अभी फ़िलहाल PSUs के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। साथ में यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला है कि दिवाली के बाद में कोविड केसेस बढ़ सकते हैं। जैसे देखने को मिला था, लोगों ने मार्केट में निकल के बिना मास्क काफ़ी शॉपिंग करी है। तो ये देख सकते हो आप भीड़ ये कौन से मार्केट की है, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लापरवाही बरती है। तो एक्सपर्ट्स का बोलना है कि वापस से कुछ ना कुछ कोविड केसेस में सर्ज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक मुंबई की न्यूज़ है, जिसमें ये जो कोविड ICU केयर है उसके अंदर आग लग गई थी। तो इसके अंदर 11 लोग की मौत हो गई। बड़ी दुख की घटना है। कुछ दिनों पहले भी मतलब हुआ था ऐसी घटनाएं। इन्होंने वापस से जो CM है यहाँ के उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने प्रॉब ऑर्डर करी है इस इंसिडेंट के अंदर। तो काफ़ी दुर्घटनापूर्ण घटनाएं मतलब कह सकते दुखद की बात है। लास्ट आज का न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। देखो इसके अंदर रिन्यूएबल जो मार्केट है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। इसकी एक पिक्चर दी गई है, वहाँ मतलब कितना कैपेसिटी की एनर्जी है, क्या है, इस तरीके से बहुत अच्छा आर्टिकल है। हमारे पड़ोसी देशों की रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब उनकी क्या स्टेटस है उसके बारे में दिया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हमारे तो जो पंच अमृत अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने पेश किए हैं वहाँ पे COP26 में, उसमें से एक 500 गीगावाट का सोलर एनर्जी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का भी टारगेट है। तो इसके अराउंड इसमें देख लेते हैं। ये काफ़ी मतलब ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हमारी जो इंडिया बेस्ड कंपनीज है रिन्यूएबल एनर्जी उन पड़ोसी देशों से काफ़ी सारी। देखो इन तीनों देशों में तो लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब देख लेते हैं। फिलहाल 3 गीगावाट प्रोजेक्ट तो अभी इनके पाइपलाइन में चल रहे हैं और 10 गीगावाट आने वाले 10 साल में ऐड होंगे। कुल मिला के 13 गीगावाट सोलर की अपॉर्चुनिटी हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल तीनों कंट्रीज़ में, बांग्लादेश अपन ने बोला, नेपाल और श्रीलंका 1-1 गीगावाट के तो प्लांट सोलर बेसिकली जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। उसके अलावा अगर बात करें तो अगले 10 साल में 10 गीगावाट और आएगा। यहाँ पे देश बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों मिला के 8 गीगावाट ऐड करेंगे और नेपाल जो है इसका 5% शेयर है, उससे 15% पहुँचाएगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे एक रिपोर्ट एक एजेंसी है ब्रिज टू इंडिया, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। इसका यहाँ पे रीजन भी दिया एम्बिशियस जो रिन्यूएबल पावर टारगेट सेट क्यों किए हैं, क्योंकि थर्मल और हाइड्रो पावर में कैपेसिटीज़ बेसिकली एक लिमिटेड मतलब कोई स्कोप नहीं था एक्सपेंशन का, और बेसिकली इसीलिए लोग रिन्यूएबल की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला। दूसरा चैलेंज की बात करें तो तीनों ही देश है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनके अंदर लिमिटेड है, और यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स है श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के, इनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज दोनों ही नहीं होती प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए ये ऐसे रीजन से जहाँ हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको टैप करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो फिलहाल करंट सिचुएशन दिया गया है 500 मेगावाट तो सोलर कैपेसिटी बांग्लादेश में है और 451 है श्रीलंका में, काफ़ी कम है बेसिकली। और विंड मार्केट पोटेंशियल भी लिमिटेड है बांग्लादेश और श्रीलंका में। फिलहाल कितना कम है देख सकते हो आप, बांग्लादेश में तो 3 मेगावाट ही और श्रीलंका में 179 मेगावाट। जहाँ हमारे इंडिया में हम गीगावाट की बात करते हैं, ये ऐसे कंट्रीज जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेगावाट में ही हैं अभी। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट एक आसपास के पड़ोसी देशों के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये अपन ने कवर कर लिया। मैं वीडियो एंड करता हूँ अभी से यहाँ पे।